आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। कई बार ऐसा होता है जब कोई इंसान नाजायज़ रिश्तों में होता है तो वो अपने रिश्तों को छुपाने के लिए या फिर बचाने के लिए किसी अपने का ही खून बहा देता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी 2024 फरवरी के तीसरे फ्राइडे की है। तो आइए शुरू करते हैं। कोलकाता हुगली डिस्ट्रिक्ट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है और इस इलाके का नाम है कौन नगर। और इस इलाके में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं पंकज जी। और पंकज जी की वाइफ होती है जिनका नाम होता है शांता। पंकज एक शॉप पर काम करा करते हैं और शांता एक रेस्टोरेंट में काम करा करती है। और इनका एक दोनों का एक 8 साल का बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम होता है श्यांशु। श्यांशु 4th क्लास में पढ़ता है। और ये जब सुबह को डेली का इनका रूटीन था, जब सुबह को ये अपने काम पे जाते थे उससे पहले अपने बेटे को स्कूल भेज दिया करते थे और भेजने के बाद दोनों घर से साथ निकलते थे काम के लिए और उसके बाद अपने अपने काम पे चले जाया करते थे। और श्यांशु का ही पड़ोस में एक उनका उसका कज़न रहता है जो श्यांशु जब स्कूल से आने के बाद उसके साथ खेला करता था डेली। और उसके बाद श्यांशु 2 बजे से 4 बजे तक अपने ट्यूशन चला जाता है। जिस फ्राइडे वाले दिन जब वो श्यांशु का कज़न होता है वो सोचता है कि आज श्यांशु खेलने नहीं आया, तो ये देखने के लिए घर पहुंचता है। तो वो देखता है कि मेन गेट बंद है। और जब वो उसे लॉक नहीं होता, वो जब उसे अंदर की तरफ धकेलता है तो गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद जब अंदर की तरफ जाता है तो देखता है, जो वो देखता है देखने के बाद रोता चीखता चिल्लाता वो बाहर आता है। और ये सब देख के पड़ोसी सोचते हैं ये पता नहीं क्यों रो रहा है, उसके पास आते हैं। और आने के बाद श्यांशु को लेकर अंदर की तरफ जब जाते हैं तो उनकी चीख ही निकल जाती हैं। 8 साल का मासूम श्यांशु ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा होता है। और उसके पास श्यांशु के पास ही एक किचन नाइफ भी पड़ा होता है, एक गणेश की मूर्ति भी पड़ी होती है। उसके बाद कोई पुलिस को फ़ोन करता है, मौके पे पुलिस पहुंचती है और शांता और पंकज भी आ जाते हैं। अब इन दोनों माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, इनका रो रो के बुरा हाल। उसके बाद पुलिस पूरे घर को देखती है और देखने के बाद कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी रखी होती है। जब पुलिस सोचती है अगर मामला लूटपाट का होता तो वो ज्वेलरी और कैश को लेके जाते, इसका मतलब मामला लूटपाट का नहीं है। अब पुलिस देखती है कि कुछ खून जो है वो दीवार पर लगा हुआ है और कुछ खून एक वहाँ डाइनिंग टेबल रखी होती है उस पर भी लगा हुआ है। उसके बाद पुलिस सोचती है कि किसी पहले श्यांशु को दीवार पे मारा गया होगा, उसके बाद डाइनिंग टेबल के कॉर्नर पर मारा गया होगा और उसके बाद चाकू से इसके पूरे शरीर पे वार किए गए होंगे और इसके दोनों हाथों की नसें काट दी गई हैं ताकि इसकी खून बहने से मौत हो जाए। और पुलिस एक बात और सोचती है कि जिस कातिल ने भी मारा है उसने ये सोच के मारा कि किसी भी कीमत पर श्यांशु बचना नहीं चाहिए। उसके बाद पुलिस माँ बाप से पूछताछ करती है तो माँ बाप बताते हैं कि हम तो सुबह गए थे ऐसे से अपने ड्यूटी पे। पंकज जी बताता, शांता भी बताती। उसके बाद हमें हमारे पड़ोसी का फ़ोन आया तो हम यहाँ पहुँचे। फिर पुलिस पड़ोस में पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ नहीं पता चलता। इसी दौरान पुलिस को एक पड़ोसी बताता है कि इनका एक डॉगी भी है। अब पुलिस डॉगी के बारे में पंकज से पूछती है तो पंकज बताता है जब हम सुबह गए तो डॉगी घर पर ही था, हमारा अब डॉगी नहीं है। अब पुलिस कजन से पूछती है तो वो कहता है जब मैं घर के अंदर आया तो डॉगी भी नहीं था और श्यांशु इस तरह ज़मीन पर पड़ा था। पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पड़ोस में पुलिस पूछती है कि भाई जब कोई 1 बजे उसके स्कूल में पता करते तो पता लगता है कि श्यांशु स्कूल आया था। तो स्कूल का जो उसका घर पर आने का टाइम होता है वो होता है लगभग 1:15 का। उसके बाद पुलिस सोचती है कि 1:15 अगर वो आया तो लगभग ये जो घटना हुई है 2 बजे से 4 बजे 2 बजे के बाद हुई है। उसके बाद पुलिस पड़ोस में पूछती है कि तुमने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी? तो बहुत सारे पड़ोसी से पता करने के बाद भी कोई भी पड़ोसी ये नहीं कहता कि हमने कुत्ते की आवाज़ सुनी है भौंकने की। अब पुलिस कहती है कि घर के अंदर कोई ज़बरदस्ती एंट्री होने के भी निशान नहीं मिले और कुत्ता भौंका भी नहीं। इसका मतलब जो भी कातिल है वो श्यांशु को भी अच्छी तरीके से जानता है और डॉगी को भी अच्छी तरीके से जानता है। अगर कोई अनजान आदमी होता तो कुत्ता भौंकता, मगर पड़ोसी मना कर रहा है। उसके बाद पुलिस जो उस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं उनकी फुटेज निकालती है और कुछ पड़ोसियों का नंबर लेके पंकज और शांता का नंबर लेके भी सर्विलेंस पे लगा देती है। जब वो उस एरिया के और दूर दूर तक के सीसीटीवी कैमरे को अपने उनकी फुटेज निकलवाती है, उन्हें चेक करती है तो पुलिस को उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस बड़ी परेशान होती है कि कोई आया कोई कत्ल करके चला गया एक मासूम का, मगर किसी भी तरह से किसी ने कुछ देखा नहीं और सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उसमें भी नहीं आ रहा। उसके बाद पुलिस पंकज और इनसे पूछताछ करती है, दोनों से, शांता से, तो उनकी कोई स्कूल में लड़ाई हुई हो या कहीं और लड़ाई हुई हो, मगर पता लगता है पिछले ही हफ्ते श्यांशु की अपने सीनियर से एक लड़ाई हो जाती है स्कूल में।
इस बात की शिकायत उन्होंने पंकज और शांता ने उसके पेरेंट्स से की थी और मामला कोई बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, कोई ऐसा बड़ा मामला था नहीं। उसके बाद पुलिस उस बच्चे से उसके माँ बाप से मिलती है तो पता लगता है कि ना तो उस वक्त इस बच्चे की वहाँ पर लोकेशन है और ना ही उसके माँ बाप की, और ये वैसी ही स्कूली लड़ाई होती है, कोई उनका कोई हाथ नहीं है, कोई उन पर शक करने जैसी वजह नहीं होती। उसके बाद पुलिस जब सारे सीसीटीवी कैमरे देख लिए, जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो इसी दौरान पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन उस एरिया के जो पूर्व प्रधान होते हैं उनका होता है। और वो पुलिस को कहते हैं कि सर आपने सारे सीसीटीवी कैमरे देख लिए, शायद जो मेरे घर के नीचे लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा उसकी फुटेज नहीं देखी है, क्यों मेरे जो कैमरा लगा हुआ उसकी लोकेशन ऐसी है कि उस एरिया के अंदर जो भी एंट्री करेगा या एग्जिट करेगा वो ज़रूर कैप्चर होगा। पुलिस कहती है चलो हमने इतने सारे देख लिए, तुम भी अपना फुटेज भेज दो। उसके बाद वो पुलिस के पास फुटेज लेके पहुंचता है, और जब वहाँ पहुंचता है तो पुलिस फुटेज को देखती है, और देखने के बाद जो ये मैंने पिक्चर लगाई है उसमें ये वाली पिक्चर दिखती है पुलिस को। देखने के बाद पुलिस एक दो चार वहीं पड़ोस में कुछ लोगों से पूछताछ करती है, तो मगर कोई नहीं बता पाता। मैं उस लेडीज़ ने मास्क लगाया हुआ होता है। पुलिस सोचती है 2024 चल रहा है, कोरोना का भी ख़त्म हुए टाइम हो गया, इनने फिर भी मास्क लगा रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपन आज भी मास्क लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। उसके बाद पुलिस शांता और पंकज को बुलाती है और बुलाने के बाद उनको ये फुटेज दिखाती है। शांता देखते ही पहली नज़र में मना कर देती है कि मैं नहीं पहचानती। उसके बाद जब वो पंकज को दिखाती है तो पंकज पहचान जाता है। पंकज कहता है कि मेरी वाइफ की फ्रेंड है इफ़त परवीन, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर वाटगंज में रहती है। तो पुलिस कहती है कि फ्रेंड तुम्हारी वाइफ की है, उसने पहचाना नहीं, तुमने पहचान लिया। तो ये कहता है कि हो सकता है उसने मास्क की वजह से ना पहचाना हो, मैंने पहचान लिया। उसके बाद पुलिस कहती है जब तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड है तो फ़ोन नंबर भी होगा। फ़ोन नंबर पुलिस उसके फ़ोन नंबर लेती है इफ़त परवीन का, और लेने के बाद उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है। जब कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस चेक करते हैं, लगभग इफ़त परवीन का डिप्टीगंज वाटगंज में लगभग 12:30 बजे फ़ोन ऑफ होता है, स्विच ऑफ होता है, और रात 7:30 बजे तक स्विच ऑफ रहता है। 6-7 घंटे के लिए स्विच ऑफ होता है। उसके बाद पुलिस गुपचुप तरीके से इसकी जांच करती है, और जांच करने के दौरान पड़ोसी से पता करती है इफ़त परवीन के बारे में। तो बहुत सारे पड़ोसी सामने आते हैं और वो आके बताते हैं कि ये जो इफ़त परवीन है लंबे टाइम से यहाँ आती है, और ये दोनों शांता और इफ़त परवीन घर के अंदर अकेले होते हैं। हस्बैंड पंकज शॉप पर होता है, बेटा या तो ट्यूशन में होता है या फिर स्कूल में होता है, और ये गेट लगा के अंदर होते हैं दोनों बहुत बहुत देर तक। उसके बाद पुलिस और उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता लगता है कि वो वाटगंज में रहती है। और अब उसके बाद पुलिस इन दोनों को व्हाट्सअप चैट निकालती है। जब इन दोनों की व्हाट्सअप चैट निकालती है, शांता की और उसकी परवीन की, दोनों की व्हाट्सअप चैट निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो कॉल डिटेल से पता लगता है कि इनकी बहुत देर देर तक रेगुलर बात होती है, डेली की डेली, कई घंटे। और उसके बाद पुलिस होती है इतनी लंबी क्या बातचीत होती है, दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात हो रही है, डेली हो रही है। जब इनकी पुलिस व्हाट्सअप चैट खोलती है तो उसके अंदर ऐसा कुछ मिलता है पुलिस को जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के फ़ोन में भी शायद ही मिले। कुछ पिक्चरें होती हैं और कुछ मैसेज भी ऐसे होते हैं। उसके बाद पुलिस गुपचुप तरीके से परवीन को उठा लेती है। अब परवीन को उठाने के बाद वो उससे पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद वो कुछ ऐसा बताती है कि एक टीम को शांता को बुलाने के लिए भेजा जाता है। फिर एक टीम शांता को उठा के लाती है, और उठा के लाने के बाद दोनों से पूछताछ करती है। अब जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद पुलिस फिर एक बयान जारी करती है और बताती है 8 साल के मासूम श्यांशु की जो हत्या के पीछे किसी और का हाथ नहीं, उसकी माँ शांता और उसकी मौसी इफ़त परवीन का हाथ है। क्यों श्यांशु इफ़त परवीन को मौसी कहता था, तो इन दोनों का हाथ है, माँ का और मौसी का। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों ने आखिर अपने मासूम को मारा क्यों, तो पुलिस का भी बयान देती है। पुलिस का ये बयान देती है कि ये दोनों एक रिश्ते में थे आपसी, आप इसमें दोनों में शांता और इफ़त परवीन आपस में रिश्ते में थे, और यही वजह थी मासूम की हत्या करने की। अब उसके बाद पुलिस इनसे पूछती है डिटेल में बताओ। ये डिटेल में पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने फ्राइडे वाले दिन उसकी हत्या करी है श्यांशु की, उससे 2 दिन पहले ये दोनों घर के अंदर होते हैं, और ये गेट लगाना भूल जाते हैं, और 1 बजे श्यांशु स्कूल से आ जाता है, और आने के बाद वो अपनी मौसी और अपनी माँ शांता को बिना कपड़ों के, बिना ऐसी हालत में देख लेता है जिस हालत में उसे देखना नहीं चाहिए था। उसके बाद ये दोनों डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये कहीं अपने स्कूल में या अपने पिता को ना बता दे, पंकज को, और हमारी बहुत बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगी।
ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो ये दोनों उस बच्चे से श्यांशु से नज़र नहीं मिला पाते। उसके बाद ये दोनों जब भी फैसला करते हैं कि अगर हमें अपने रिश्ते को कायम रखना है तो इसको मारना पड़ेगा, वरना ये सब में बता देगा। हो सकता है ये अपने पापा को बता दे या अपने स्कूल में बता दे या पड़ोस में किसी को बता दे, तो हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद ये फ्राइडे का दिन चुनते हैं और फ्राइडे का चुनने के बाद इफ वो जो शांता पहले ही घर में रहती है और इफ़त परवीन जब अपने घर से निकलती है वार्डगंज से, तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने घर पे ही रख के आती है। और रख के आने के बाद घर के अंदर आती है और ये दोनों अब 1 बजे का 1:15 बजे का वेट करते हैं कब श्यांशु आएगा और कब हम अपना काम करेंगे। जैसे ही श्यांशु आता है, आने के बाद ये दोनों उसे पकड़ते हैं और पकड़ के उसका सर को दीवार में दे के मारते हैं। और दीवार में दे के मारने के बाद उसके सर को फिर ये मारते हैं टेबल के कॉर्नर में, बार बार दीवार में, बार बार टेबल के कॉर्नर में मारने के बाद वो बच्चा बेहोश हो जाता है, मासूम। उसके बाद वो जो विराज की गणेश की मूर्ति होती है उसे लेके वो उसके सर में बजाते हैं। सर में बजाने के बाद जब इतना भी इनका पेट नहीं भरता तो ये किचन में जाती है शांता, और जाने के बाद वहाँ से जो नाइफ़ होता है, किचन नाइफ़, चाकू, उसे लेके आती है और एक के बाद कई बार उसके शरीर पर करती है और करने के बाद इसके दोनों हाथों की नसें काट देते हैं। और जब दोनों हाथों की नसें काट देते हैं तो काटने के बाद चाकू वगैरह वहीं फेंक कर थोड़ी देर वेट करते हैं कि ये पूरी तरीके से मर जाए, ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। उसके बाद जब इन्हें तसल्ली हो जाती है, चेक करते हैं कि मर गया, उसके बाद परवीन अपने रास्ते से अलग चली जाती है, उसे बस पकड़नी होती है और वो जो होती है वो अपने काम पे दोबारा पहुंच जाती है, इफ़त परवीन वो शांता। उसके बाद सवाल ये उठता है कि एक कैमरे में इफ़त परवीन तो कैप्चर हुई और ये कैप्चर क्यों नहीं हुई। तो पुलिस बताती है कि शांता को जो अपने रेस्टोरेंट जाना था तो गलियों से, लोकल से निकल जाती है, इसलिए वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुई। और वो जो होती है इफ़त परवीन, उसे अपने वार्डगंज जाना था लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसे बस पकड़नी थी। तो जब वो हाईवे पर जाते तो प्रधान, जो पूर्व प्रधान होता है उसके यहाँ जो कैमरा लगा होता है उसमें कैप्चर हो जाती है। ये सारा इस बच्चे की, मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझ जाती है। अब सुलझ जाने के बाद पुलिस के दिमाग में एक सवाल आता है कि जब ये इतने लंबे टाइम से दोनों घर के अंदर एक रिश्ते में थे, ये दोनों शांता और परवीन, तो इस बारे में अगर शांता का जो पति होता है उसे ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद पुलिस पंकज को बुलाती है और पंकज को बुलाने के बाद उससे पूछती है कि तुम ये दोनों रिश्ते में थी, ये बात तुम्हें पता नहीं थी। तो वो बताता है कि मुझे तो पहले शक था, मगर मुझे कुछ टाइम के बाद ही यकीन हो गया था। मैंने इन दोनों को इस हालत में देख लिया था, मगर मैंने घर बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए मैं चुप रहा कि घर ना ख़राब हो, इसलिए। मगर मुझे ये नहीं पता था कि अपने नाजायज़ रिश्ते के लिए मेरे बेटे 8 साल के मासूम की हत्या कर देंगे। तो ये थी कहानी एक ऐसी माँ की, एक ऐसी मौसी की जिसने अपने नाजायज़ रिश्ते के लिए अपने बेटे की हत्या कर दी, और वो भी इतनी बेरहमी के साथ। वहाँ के जो पड़ोस के लोग होते हैं, जो दूर दराज के लोग होते हैं, जब ये सुनते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे को अपने इस रिश्ते की वजह से मारा है, तो लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे बच्चे की जो अपने माँ के और मौसी के नाजायज़ रिश्ते को देख लेता है, मासूम, और मारा जाता है। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।